शाओ हाओ की हेवनली ट्रिब्यूलेशन सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में हलचल मच जाती है। अब मिरियत धर्मा सेक्ट के पास कुल 10 ग्रेट एम्परर मौजूद थे। ये खबर सुनकर सभी इंपीरियल फैमिलीज और होली लैंड्स बेचैन हो जाते हैं। म्यूरोंग फैमिली के एंसेस्टर तुरंत सभी एल्डर्स की सभा बुलाते हैं। वो कहते हैं, वानफा एम्परर सेक्ट की फाउंडेशन हमारी कल्पना से भी गहरी है। अब उनके पास एक रहस्यमयी डिवाइन बीस्ट भी है जिसने सफलतापूर्वक ग्रेट एम्परर ट्रिब्यूलेशन पार कर ली है। एक एल्डर हैरानी से पूछता है, एंसेस्टर, ये बीस्ट आखिर है क्या? म्यूरोंग एंसेस्टर गंभीर होकर जवाब देते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा बीस्ट कभी नहीं देखा। वो ड्रैगन जैसा दिखता है लेकिन ड्रैगन नहीं है। पूरा एंशिएंट लाइब्रेरी खोजने के बाद भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इतना सुनकर सभी समझ जाते हैं कि वानफा सेक्ट को हल्के में लेना अब असंभव है। एंसेस्टर आदेश देते हैं, फिलहाल वानफा सेक्ट से दुश्मनी मत लो, लेकिन उनके बहुत करीब भी मत जाओ। इसके बाद वो एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। मूरोंग फैमिली अकेले कुछ नहीं करेगी। पहले हुआंगफू फैमिली, शुआनयुआन फैमिली, याओगवांग होली लैंड और टाइकिंग होली लैंड का रुख जानना जरूरी होगा। अगर जरूरत पड़ी तो सभी मिलकर वानफा सेक्ट के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। हालांकि किंगलैंड एकेडमी और ग्युआन सॉर्ड पेविलियन को फिलहाल इस योजना में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वे हमेशा राजनीति से दूर रहते थे। इसी समय वानफा सेक्ट के अंदर म्यू चिंगचेंग और कई कोर डिसाइपल लूचेन के सामने पहुंचते हैं। वे सम्मानपूर्वक कहते हैं, उनकी कल्टीवेशन फिलहाल बॉटलनेक पर पहुंच चुकी है, अब उन्हें बाहर जाकर वास्तविक अनुभव प्राप्त करना होगा। उसी समय ओवरलॉर्ड बॉडी पीक से भी संदेश आता है। काई बुफान और हुआ एन भी ट्रेनिंग जर्नी पर निकलने वाले थे। लूचेन मुस्कुराकर अनुमति दे देते हैं। वो कहते हैं, तुम सब साथ जाओ, एक दूसरे का ध्यान भी रखोगे और अनुभव भी बढ़ेगा। अब सभी डिसाइपल अगली मंजिल तय करने लगते हैं। पहले सदर्न डोमेन और नॉर्दर्न डोमेन की बात होती है, लेकिन अंत में सभी एकमत होकर फैसला करते हैं। इस बार वे सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाएंगे क्योंकि वही पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था, जहां सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली कल्टीवेटर इकट्ठा होते थे। कुछ दिनों बाद चारों लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं। शहर के प्रवेश द्वार पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। बिना शुल्क दिए किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। हर व्यक्ति को एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन देना पड़ता था। काई बुफान को यह नियम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गार्ड को सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन शिंगचेंग उसे रोक देती है। वो शांत स्वर में कहती है, हम अभी अभी यहाँ आए हैं, यहाँ की परिस्थिति जाने बिना किसी से झगड़ा करना सही नहीं होगा। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। शहर के अंदर पहुंचते ही वे एक बात नोटिस करते हैं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर ईस्टर्न डोमेन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। गोल्डन कोर और पर्पल मैंशन रियल्म तो यहाँ सामान्य बात थी। वॉइड केव रियल्म के कल्टीवेटर भी जगह जगह दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान पास की एक टी हाउस में कुछ कल्टीवेटर बातचीत कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि जल्द ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक विशाल प्रतियोगिता होने वाली है जिसका नाम था प्रोडिजी अरीना। ये प्रतियोगिता हर 3 साल में आयोजित होती थी, जहां सभी महान फैमिलीज, होली लैंड्स और प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को आमंत्रित करते थे। अगर कोई वहां अच्छा प्रदर्शन कर दे तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। म्यू शिंगचेंग ये सुनकर उन कल्टीवेटर से विस्तार से जानकारी मांगती है। वे बताते हैं, इस बार प्रतियोगिता का आयोजन शुआनयुआन फैमिली कर रही है और कोई भी प्रतिभाशाली कल्टीवेटर इसमें भाग ले सकता है। कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अगर ताकत कम हुई तो वहां जान भी जा सकती थी। प्रतियोगिता अभी 1 महीने बाद शुरू होगी। स्थान होगा सेंट्रल रीजन की सबसे भव्य नगरी, स्काई कैपिटल। इसके बाद चिंगचेंग उनसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बारे में भी पूछती है। वो कल्टीवेटर मुस्कुराकर पूरा परिचय देता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट 4 भागों में बांटा हुआ है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इन सब के बीच सबसे विशाल क्षेत्र है सेंट्रल प्लेन, जहां स्काई कैपिटल स्थित है। फिर वो पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सबसे शक्तिशाली 9 शक्तियों का परिचय देता है। 1 टावर, 1 एकेडमी, 2 पेविलियंस, 2 होली लैंड्स और 3 ग्रेट फैमिलीज, यानी कुल 9 प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस इनमें शामिल थे। हेवनली सीक्रेट टावर, चिंगलेन एकेडमी, ग्युआन सॉर्ड पेविलियन, टियानबाओ पेविलियन, याओगवांग होली लैंड, टाइकिंग होली लैंड और मूरोंग, शुआनयुआन तथा हुआंगफू फैमिलीज। इन सभी के पास ग्रेट एम्परर मौजूद थे। वो आगे बताता है, तियानशा हॉल और शाओ फैमिली पहले ही वानफा एम्परर सेक्ट द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। बाकी छोटे होली लैंड्स में अधिकतर ग्रेट सेंट्स ही सर्वोच्च शक्ति थे। ये सारी जानकारी सुनने के बाद चिंगचेंग और बाकी डिसाइपल फैसला करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रोडिजी अरीना में भाग लेंगे। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए वे तय करते हैं कि रास्ते में ट्रेनिंग करते हुए धीरे धीरे स्काई कैपिटल की ओर जाएंगे। उधर मुरोंग फैमिली का ग्रैंड एल्डर सीधे हेवनली सीक्रेट टावर पहुंचता है। वो टावर मास्टर से सीधा सवाल करता है, वानफा एम्परर सेक्ट के बारे में टियानजी टावर की क्या राय है? वो याद दिलाता है कि अब वानफा सेक्ट के पास 10 ग्रेट एम्परर हैं। अगर भविष्य में वे पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट पर अधिकार करना चाहें तो क्या होगा? लेकिन टावर मास्टर शांत रहते हैं। वो साफ कहते हैं, हेवनली सीक्रेट टावर केवल व्यापार करता है, हम दुनिया की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। म्यूरोंग एल्डर निराश होकर वापस लौट जाता है। उसके जाने के बाद टावर मास्टर अपने एंसेस्टर से पूरी बात बताते हैं। एंसेस्टर तुरंत समझ जाते हैं, म्यूरोंग फैमिली बाकी इंपीरियल फोर्सेस को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हेवनली सीक्रेट टावर किसी पक्ष में नहीं जाएगा। उधर ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के मास्टर भी यही निर्णय लेते हैं, अगर कभी युद्ध हुआ तो वे पहले परिस्थिति देखेंगे और अगर कोई पक्ष चुनना पड़ा तो उनका झुकाव वानफा सेक्ट की ओर होगा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वानफा सेक्ट कभी बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता। वे केवल उन्हीं लोगों को समाप्त करते हैं जो पहले उन्हें उकसाते हैं। इसी कारण ग्युआन सॉर्ड पेविलियन का मास्टर स्वयं वानफा सेक्ट को इस संभावित गठबंधन की जानकारी देने का निर्णय लेता है। उधर
म्यू शिंगचैंग और बाकी डिसाइपल सेंट्रल कॉन्टिनेंट की यात्रा जारी रखते हैं। वे रास्ते भर विभिन्न शहरों का अनुभव लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके कानों में मदद की आवाज सुनाई देती है। कुछ डाकू खुलेआम यात्रियों को लूट रहे थे। जो भी विरोध करता उसे वहीं मार दिया जाता। म्यू शिंगचैंग बिना देर किए आगे बढ़ती है। वो उन डाकुओं को रोक कर कहती है, दिन दहाड़े निर्दोष लोगों को लूटने और मारने की हिम्मत कैसे हुई? डाकुओं का नेता घमंड से हंसता है। वो खुद को ब्लैक विंड फोर्ट का सदस्य बताता है, फिर धमकी देते हुए कहता है, ये हमारी जमीन है, यहाँ ड्रैगन भी आएगा तो सिर झुकाकर चलेगा। अगर बीच में आए तो तुम सबकी लाश यहीं गिरेगी। इतना सुनते ही काई बुफान और हुआ एन एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब साफ था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की उनकी पहली असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। ब्लैक विंड फोर्ट के डाकुओं ने जब म्यू चिंगचैंग और बाकी डिसाइपल को धमकी दी, तब किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। लिंगटियान ठंडे स्वर में बोला, कमजोरों पर अत्याचार करना ही पाप है, और अब हमें धमकी देने की हिम्मत भी कर रहे हो? आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। इतना सुनते ही ब्लैक विंड फोर्ट के सभी कल्टिवेटर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल अब पहले जैसे नहीं रहे थे। कुछ ही वारों में कई डाकू जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक शक्तिशाली बैंडित अपनी टेक्निक चलाकर सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगटियान एक ही प्रहार में उसकी टेक्निक तोड़ देता है। इसके बाद दूसरे डिसाइपल फॉर्मेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। पूरा इलाका उनकी शक्ति से घिर जाता है। कुछ ही मिनटों में ब्लैक विंड फोर्ट के सभी डाकू पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। जिन यात्रियों को उन्होंने लूटा था वे सभी बच जाते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़कर भावुक होकर धन्यवाद देता है। वो अपना स्टोरेज रिंग निकालकर कहता है, इसमें 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं, कृपया इसे धन्यवाद स्वरूप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन लिंगटियान मुस्कुराकर मना कर देता है, हमने तुम्हारी मदद स्पिरिट स्टोन्स के लिए नहीं की। वो लोगों को सावधान रहने की सलाह देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सामने वाला एल्डर फिर विनती करता है। वो अपना परिचय देता है। उसका नाम छिन जिए था और वो वाटरमार्श सिटी के छिन फैमिली से था। वो आग्रह करता है कि कम से कम एक बार उनके घर अतिथि बनकर चलें। काई बुफान धीरे से लिंगटियान से पूछता है कि उन्होंने ये निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया। लिंगटियान मुस्कुराकर जवाब देता है, उन्हें लगता है कि चिन फैमिली वास्तव में उनसे मित्रता करना चाहती है। वैसे भी वाटरमार्श सिटी उनके रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए वहां कुछ दिन रुककर शहर भी देख लिया जाएगा। कुछ समय बाद सभी वाटरमार्श सिटी पहुंच जाते हैं। पूरी नगरी पानी के बीच बसी हुई थी। विशाल भवन ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पानी पर तैर रहे हो। चिन फैमिली के स्टुअर्ड पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सभी का बड़े सम्मान से स्वागत किया जाता है। उन्हें सीधे चिन मैंशन ले जाया जाता है। वहां पहले से शानदार भोजन और स्वागत की पूरी व्यवस्था थी। चिन फैमिली का पेट्रियार्क बार बार उनका धन्यवाद करता है। वो कहता है कि अगर ये 5 लोग समय पर न पहुंचते तो उनके परिवार के कई सदस्य रास्ते में ही मारे जाते। भोजन के दौरान चीन फैमिली बार बार उनके मास्टर और सेक्ट के बारे में पूछती रहती है, लेकिन लिंगटियान और बाकी डिसाइपल अपनी असली पहचान छिपाकर केवल इतना बताते हैं कि वे एक छोटे से सेक्ट से आए हैं। भोजन समाप्त होने के बाद सभी अपने गेस्ट कोर्टयार्ड में आराम करने चले जाते हैं। इसी बीच मिंग युए पूरे चीन मैंशन में घूमते हुए एक अजीब जगह तक पहुंच जाती है। वहां नीचे एक गुप्त तहखाना था। वो छिपकर अंदर झांकती है और जो दृश्य देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर दर्जनों कल्टीवेटर कैद थे। उनका खून निकाला जा रहा था। बीच में एक विशाल कॉल्ड्रन रखा था। साथ ही कई बॉटल्स रखी थीं जिन पर लिखा था ह्यूमन एलिक्सिर पिल्स। घबराकर मिंग युए तुरंत वापस लौटती है। कमरे में पहुंचकर वो पूरी बात सबको बताती है। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि चिन फैमिली कोई साधारण परिवार नहीं बल्कि ईवल कल्टीवेटर है जो इंसानों को मारकर ह्यूमन पिल्स तैयार करता है। लिंगटियान को भी याद आता है कि चिन फैमिली पूरे समय उनकी असली पहचान जानने की कोशिश कर रही थी। उन्हें मेहमान नहीं बल्कि शिकार की तरह देखा जा रहा था। अब सवाल था, क्या तुरंत निकल जाना चाहिए या इन निर्दोष लोगों को बचाना चाहिए? काई बुफान बिना सोचे जवाब देता है, अगर हम आज चले गए तो कल और भी लोग मारे जाएंगे। बाकी सभी भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि चिन फैमिली को उनके अपराधों की सजा देकर ही आगे बढ़ेंगे। उधर उसी रात चिन फैमिली के बड़े लोग भी गुप्त बैठक करते हैं। वे मान चुके थे कि ये 5 साधारण कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ फोर्स बेहद शक्तिशाली थी। अगर इन्हें ह्यूमन एलिक्सिर में बदल दिया जाए तो उनके एंसेस्टर की आयु कई वर्षों तक बढ़ सकती थी। हालांकि परिवार का एक सदस्य डरते हुए कहता है, अगर इन 5 के पीछे कोई बड़ा सेक्ट हुआ तो पूरा छिन फैमिली नष्ट हो सकता है। लेकिन पेट्रियार्क लालच में अंधा हो चुका था। वो आदेश देता है कि अगले ही दिन इन 5 को सीक्रेट चैम्बर में ले जाकर ह्यूमन पिल बना दिया जाएगा। उसी समय लिटिल रेड बर्ड चुपके से उनकी सारी बातचीत सुन लेता है। वो तुरंत वापस आकर म्यू शिंगचैंग को सब बता देता है। अब किसी भी तरह का संदेह नहीं बचा था। अगली सुबह वॉनफा सेक्ट के 5 डिसाइपल सीधे छिन फैमिली के मुख्य आंगन में पहुंच जाते हैं। छिन फैमिली का पेट्रियार्क मुस्कुराकर उनका स्वागत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिंगटियान उसे बीच में ही रोक देता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारे सीक्रेट चैम्बर में कैद लोग, ह्यूमन एलिक्सिर और निर्दोष कल्टीवेटर का खून, हमें सब पता चल चुका है। पूरा चिन फैमिली एक पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन अगले ही क्षण पेट्रियार्क जोर से हंस पड़ता है। अब उसे समझ आ चुका था कि राज खुल चुका है। वो घमंड से कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम सब जान गए? सिर्फ तुम 5 बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लोगे? इतना कहते ही चिन फैमिली के सभी एक्सपर्ट एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। लिंगटियान भी शांत होकर अपनी तलवार निकालता है। काई बुफान मुस्कुराते हुए कहता है, इन तीनों को मैं संभालता हूँ। बाकी डिसाइपल भी अपनी
आदमी अपनी जगह तैयार हो जाते हैं। अब चिन फैमिली और वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल के बीच निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। चिन फैमिली का असली चेहरा सामने आने के बाद दोनों पक्षों के बीच आखिरकार खुली जंग शुरू हो जाती है। चिन फैमिली का दूसरा एल्डर गुस्से से चिल्लाता है, कुछ बच्चे होकर भी इतनी हिम्मत। इतना कहकर वो पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन काई बुफान जरा भी नहीं घबराता। वो अपनी डोमिनेंस फिस्ट चलाता है। दोनों शक्तियां टकराते ही पूरा आंगन हिल उठता है। अगले ही पल चिन फैमिली का दूसरा एल्डर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को पुकारता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काई बुफान एक एक करके चिन फैमिली के सभी एक्सपर्ट्स को हराना शुरू कर देता है। चिन फैमिली का पेट्रियार्क भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो डरकर तीसरे एल्डर को एंसेस्टर बुलाने का आदेश देता है। उसी समय चिन फैमिली के 2 सेंट रियल्म एंसेस्टर भी प्रकट हो जाते हैं। उनकी ऑरा पूरे चिन मैंशन को ढक लेती है, लेकिन काई बुफान उन्हें देखकर भी बिल्कुल नहीं डरता। उधर लिंगटियान और बाकी डिसाइपल भी अपने अपने विरोधियों को आसानी से दबा देते हैं। कुछ ही देर में पूरा किन मैंशन उनकी डोमेन से घिर जाता है। चिन फैमिली के सभी एक्सपर्ट हिल तक नहीं पाते। हार निश्चित देखकर चिन एंसेस्टर अपना एसेंस ब्लड जलाकर अंतिम हमला करता है। वो पूरी शक्ति से डोमिनेंस फिस्ट, बरियल डिटर्मिनेशन चलाता है, लेकिन वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल बिना डरे उसका सामना करते हैं। इसी दौरान चिन मैंशन के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। किसी को लगता है कि चिन फैमिली आपस में लड़ रही है, तो कोई कहता है कि शायद किसी शक्तिशाली दुश्मन ने हमला कर दिया है, लेकिन ग्रैंड फॉर्मेशन के कारण कोई भी अंदर नहीं देख पाता। अंदर युद्ध और भी भयानक हो चुका था। चिन फैमिली का सेंट एंसेस्टर खुद मैदान में उतरता है। वो घमंड से अपना परिचय देता है, मैं चिन फैमिली का एंसेस्टर शिन शैन हूँ। अगर जीना चाहते हो तो तुरंत हमारे पेट्रियार्क को छोड़ दो। लेकिन काई बुफान हंसते हुए जवाब देता है, एक सेंट होने से क्या होता है, आज मैं सेंट को मारकर अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ये सुनकर शिन शान क्रोध से भर उठता है। वो अपनी सेंट रियल्म की पूरी शक्ति छोड़ देता है। पूरा शिन मैंशन कांपने लगता है, लेकिन काई बुफान पीछे हटने की बजाय और भी तेजी से हमला करता है। वो जोर से चिल्लाता है, डोमिनेंस फिस्ट, वर्ल्ड्स एंड। दोनों की ताकत टकराते ही भयानक विस्फोट होता है। बाहर खड़े लोग भी उस धमाके को महसूस करते हैं। सब हैरान थे कि कोई नौजवान सेंट रियल्म एक्सपर्ट से बराबरी की लड़ाई कैसे लड़ सकता है। चिन शैन पूरी ताकत लगाने के बाद भी काई बुफान को नहीं रोक पाता। गुस्से में वो अपनी बची हुई सारी एसेंस ब्लड भी जला देता है। वो पागलों की तरह हमला करते हुए चिल्लाता है, अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको भी साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके सारे हमले बेकार साबित होते हैं। आखिरकार वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल मिलकर उसे पूरी तरह पराजित कर देते हैं। चिन फैमिली का आखिरी सेंट भी वहीं मारा जाता है। इसके साथ ही पूरे चिन फैमिली का अंत हो जाता है। ग्रैंड फॉर्मेशन हटते ही बाहर मौजूद लोग सच्चाई देख लेते हैं। म्यू छिंग चेंग ऊंची आवाज में सबको बताती है, चिन फैमिली वर्षों से कल्टीवेटर को पकड़कर ह्यूमन पिल्स बना रही थी। उन्होंने उन्हें भी मेहमान बनाकर बुलाया था ताकि बाद में ह्यूमन एलिक्सिर में बदल सकें। ये सुनते ही पूरा शहर चिन फैमिली को कोसने लगता है। अब किसी को उनके नष्ट होने का दुख नहीं था। इसके बाद सभी डिसाइपल चिन मैंशन के ट्रेजर वॉल्ट की तलाशी लेते हैं। वहां से उन्हें बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स, कल्टीवेशन रिसोर्सेज और कई दुर्लभ खजाने मिलते हैं। लेकिन वे केवल वही सामान लेते हैं जो ईवल कल्टीवेशन से जुड़ा नहीं था। बाकी सभी ह्यूमन पिल बनाने वाले सामान को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद म्यू शिंग चेंग आदेश देती है, चिन फैमिली के केवल वही लोग मारे जाएंगे जो ह्यूमन पिल रिफाइनिंग में शामिल थे। जो सर्वेंट या निर्दोष लोग इस अपराध से अनजान थे, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया जाएगा। सभी निर्दोष लोग रोते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल सीक्रेट चैम्बर में पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य देखकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। सैकड़ों कल्टीवेटर बेहद कमजोर हालत में कैद थे। कई लोगों के मेरिडियन सील कर दिए गए थे। उनका खून बार बार निकालकर ह्यूमन पिल्स बनाई जाती थी। काई बुफान गुस्से से कहता है, काश मैंने किन फैमिली को इतनी जल्दी न मारा होता। उन्हें इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए थी। कुछ कैदी तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ छोटे बच्चे भी वहां कैद थे। वे डर के मारे कांप रहे थे। म्यू छिंग चेंग उन्हें प्यार से शांत कराती है। सभी कैदियों को आजाद किया जाता है। इसके बाद डिसाइपल उनकी चोटों का इलाज करते हैं। 3 छोटे बच्चे बताते हैं कि वे फेंगशन सिटी के रहने वाले हैं। 1 महीने पहले खेलते समय उन्हें अगवा कर लिया गया था। म्यू छिंग चेंग तुरंत फैसला करती है, इन बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जाएगा। बाकी सभी कैदियों को भी उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था की जाती है। चिन फैमिली का मामला पूरी तरह समाप्त होने के बाद दृश्य बदलता है। उधर टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर ल्यू बाय अपनी बेटी ल्यू यी के साथ वॉन्फा सिटी पहुंचते हैं। ये हैरानी से पूछती है, पिताजी आप खुद इतनी दूर क्यों आए हैं? ल्यू बाय मुस्कुराकर कहते हैं, इस बार का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुद वॉन्फा सेक्ट के सेक्ट मास्टर से मिलना है। कुछ ही देर बाद वॉन्फा सेक्ट को संदेश मिलता है, टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर ल्यू बाय और ल्यू यी मिलने आए हैं। अब लू चेन और ल्यू बाय की पहली आधिकारिक मुलाकात होने वाली थी। चिन फैमिली को खत्म करने और सभी कैद लोगों को आजाद कराने के बाद वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल तीनों बच्चों को लेकर फेंगशन सिटी की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर वॉन्फा सेक्ट में टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर ल्यू बाय अपनी बेटी ल्यू यी के साथ सेक्ट मास्टर लू चेन से मिलने पहुंचते हैं। रॉक्सी पहले उनसे मिलने का कारण पूछती है, लेकिन ल्यू बाय सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें सेक्ट मास्टर से एक बेहद महत्वपूर्ण बात करनी है। कुछ देर बाद ल्यू चेन उन्हें मिलने की अनुमति दे देते हैं। दोनों अंदर पहुंचकर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। ल्यू चेन मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और रॉक्सी को चाय परोसने का आदेश देते हैं। इसके बाद ल्यू बाय अपनी असली बात शुरू करते हैं। वो पूछते हैं, सेक्ट मास्टर क्या आपको असेंशन पाथ के बारे में जानकारी है? लू चेन बताते हैं कि उन्होंने इसका नाम तो सुना है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं जानते। तब ल्यू बाय विस्तार से समझाना शुरू करते हैं, असेंशन पाथ हर 10,000 साल में केवल एक बार खुलता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली,
असेंशन टोकन, और दूसरी कम से कम क्वाजी एम्परर रियल्म की कल्टीवेशन। इतना सुनते ही लू चेन मुस्कुराकर अपना असेंशन टोकन निकाल लेते हैं। लियू बाय उसे देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वॉनफा सेक्ट के पास भी ये टोकन मौजूद होगा। लू चेन बताते हैं कि शाओ फैमिली को नष्ट करने के बाद ये टोकन उन्हें उनके ट्रेजर वॉल्ट से मिला था। इसके बाद लियू बाय एक और बड़ा रहस्य बताते हैं। लगभग 3 साल बाद असेंशन पाथ फिर से खुलने वाला है और उसी समय स्टारी स्काई में बिखरे हुए कई एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स दोबारा शुएनहुआंग कॉन्टिनेंट से जुड़ जाएंगे। लू चेन हैरानी से पूछते हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट स्टारी स्काई में गए कैसे? लियू बाय बताते हैं कि प्राचीन समय में पूरा शुएनहुआंग कॉन्टिनेंट आज से कई गुना विशाल था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो 3 हिस्सों में बांट गया। वर्तमान शुएनहुआंग कॉन्टिनेंट, स्पिरिट रियल्म और डीमन डोमेन। स्टारी स्काई बेहद खतरनाक जरूर है, लेकिन वहां अनगिनत एंशिएंट सीक्रेट रियल्म्स और अवसर भी छिपे हुए हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद लियू बाय गंभीर स्वर में कहते हैं, सेक्ट मास्टर, मुझे शक है कि बाहर गए ग्रेट एम्परर वापस आने के बाद बाकी इंपीरियल फोर्सेस को साथ लेकर आपके वॉनफा सेक्ट के खिलाफ एक अलायंस बना सकते हैं। मैं केवल आपको पहले से सावधान करने आया हूं। लू चेन बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। वो मुस्कुराकर कहते हैं, धन्यवाद सेक्ट मास्टर लियू, कम से कम आपने पहले से आकर हमें ये खबर दी। आभार स्वरूप लू चेन रॉक्सी को 3 इमॉर्टल पीचेस लाने का आदेश देते हैं। लियू बाय उन्हें लेने में संकोच करते हैं, क्योंकि ऐसी वस्तु तो पूरी दुनिया में बेहद दुर्लभ थी। लेकिन लू चेन कहते हैं, इसे धन्यवाद का छोटा सा उपहार समझिए। आखिरकार लियू बाय वो उपहार स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद लू चेन उनसे एक और सवाल पूछते हैं, एसेंशन टोकन और किन किन शक्तियों के पास है? लियू बाय बताते हैं कि लगभग सभी बड़े इंपीरियल फोर्सेस के पास एक एक असेंशन टोकन मौजूद है। साथ ही वो कहते हैं, अब वॉनफा सेक्ट की ताकत बाकी सभी शक्तियों से कहीं आगे निकल चुकी है, इसलिए उनका घबराना स्वाभाविक है। लू चेन शांत स्वर में जवाब देते हैं, वे मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, बस उम्मीद है कि वे खुद विनाश का रास्ता नहीं चुनेंगे। उधर मूरोंग इंपीरियल क्लैन में उसी समय एक गुप्त सभा चल रही थी। मूरोंग क्लैन लीडर ने सभी बड़े इंपीरियल फैमिलीज और होली लैंड्स के प्रतिनिधियों को बुलाया था। सभा की शुरुआत करते हुए वो कहते हैं, वॉनफा सेक्ट अब पूरी दुनिया के संतुलन को बदल रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो भविष्य में कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। किसी का कहना था कि वॉनफा सेक्ट की शक्ति अस्वाभाविक गति से बढ़ रही है, तो कोई कहता है कि उनके पास जरूर ग्रेट एम्परर बनाने वाला कोई गुप्त खजाना या टेक्निक है। मोरोंग क्लैन लीडर आगे कहते हैं, अगर सभी इंपीरियल फोर्सेज अलग अलग लड़ेंगी तो वॉनफा सेक्ट एक एक करके सबको खत्म कर देगा, इसलिए केवल एक ही रास्ता बचता है, अलायंस। वो प्रस्ताव रखते हैं कि सभी मिलकर वॉनफा सेक्ट पर हमला करेंगे। अगर हर शक्ति अपने 2-2 ग्रेट एम्परर भेज दे तो कुल मिलाकर उनके पास 11 ग्रेट एम्परर हो जाएंगे। साथ ही क्वाजी एम्परर की संख्या भी वॉनफा सेक्ट से अधिक होगी। कई लोग इस योजना से सहमत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, अगर वॉनफा सेक्ट को हराने के बाद खजाना मिला तो उसका बंटवारा कैसे होगा? मूरोंग क्लैन लीडर पहले से इसका जवाब तैयार रखता है। वो घोषणा करता है, वॉनफा सेक्ट से मिलने वाली सभी कल्टीवेशन टेक्निक्स, रिसोर्सेज और ट्रेजर 5 शक्तियों में बराबर बांटे जाएंगे। अगर एम्परर बनाने वाली कोई टेक्निक मिली तो 5 परिवार मिलकर उसका उपयोग करेंगे, और अगर कोई परिवार लालच करेगा तो बाकी 4 मिलकर उसी का अंत कर देंगे। ये सुनकर सभी एक एक करके शपथ लेते हैं। शुआनयुआन फैमिली, वांगफू फैमिली, याओगवांग होली लैंड और ताइकिंग होली लैंड सभी इस अलायंस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मुरोंग क्लैन लीडर आखिरी चेतावनी भी देता है, आज की ये बैठक किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वॉनफा सेक्ट को इसकी भनक लग गई तो हमारे पूरे परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। सभी लोग इस बात पर सहमत होकर सभा समाप्त कर देते हैं। उधर वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल अभी भी यात्रा पर थे। रास्ते में वे ड्रैगन मीट पकाकर तीनों बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों की कल्टीवेशन कम होने के कारण वे केवल थोड़ा सा मांस ही खा पाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ निवाले खाने से ही उनका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। उनकी कल्टीवेशन भी लगातार बढ़ने लगती है। कुछ ही देर बाद सभी फेंगचियन सिटी पहुंच जाते हैं। तीनों बच्चे खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। पूरा जियांग फैमिली उन्हें जीवित देखकर खुशी से रो पड़ता है। दादा जियांग टियान्यू बार बार वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल का धन्यवाद करते हैं। वो झुककर प्रणाम करने लगते हैं, लेकिन लिंग टियान तुरंत उन्हें रोक देता है। वो कहता है, ओल्ड मास्टर, ऐसा मत कीजिए। किसी भी निर्दोष इंसान की मदद करना हमारा कर्तव्य है। जियांग फैमिली उनका एहसान चुकाने के लिए फैमिली टोकन देना चाहती है, लेकिन वॉनफा सेक्ट के डिसाइपल विनम्रता से मना कर देते हैं। उसी समय जियांग फैमिली के लोग गुस्से में कहते हैं कि वे चिन फैमिली से बदला लेंगे, लेकिन काइबुफान मुस्कुराकर जवाब देता है, उसकी जरूरत नहीं है। खिन फैमिली अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। फिर वो पूरी घटना विस्तार से बताता है, कैसे चिन फैमिली कल्टीवेटर पकड़कर ह्यूमन पिल्स बनाती थी, कैसे उन्होंने उन्हें भी धोखे से गेस्ट बनाकर बुलाया, और कैसे आखिरकार पूरे चिन मैंशन को खत्म कर दिया गया। लिंग टियान भी इसकी पुष्टि कर देता है। ये सच्चाई सुनकर पूरा जियांग फैमिली स्तब्ध रह जाता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि सामने खड़े ये कुछ नौजवान पूरे चिन फैमिली का अंत कर चुके हैं। जियांग फैमिली में आराम करने के बाद अगले दिन शोई वॉनफा सेक्ट के सभी डिसाइपल को पूरे फेंगशन सिटी की सैर कराने निकलता है। सबसे पहले वो उन्हें टियानबाओ पवेलियन की ब्रांच दिखाता है। फिर ड्रंकन इमॉर्टल टावर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वहां की स्पिरिट कार्प पूरे शहर में सबसे मशहूर है। इसी दौरान निंग यून की नजर सड़क किनारे बिक रहे एक स्पिरिट बीस्ट पर पड़ती है। वो तुरंत उत्साहित होकर कहती है, सीनियर ब्रदर, मुझे वो स्पिरिट रैट खाना है। काइबुफान मुस्कुराकर उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक घमंडी आवाज सुनाई देती है। एक अमीर युवक हंसते हुए निंग यून की तरफ देखता है और कहता है, छोटी लड़की, तुम्हारे कंधे पर बैठे ये दोनों स्पिरिट बीस्ट मुझे पसंद आ गए हैं। 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, मैं इन्हें खरीदता हूँ। निंग यून बिना सोचे जवाब देती है, नहीं बेचूंगी। लेकिन वो युवक हार नहीं मानता। पहले 30,000 फिर 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स तक कीमत बढ़ा देता है। फिर भी निंग यून का जवाब वही रहता है, मैं नहीं बेच रही।
अब युवक का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो अपना परिचय देता है, मैं चियान फैमिली का यंग मास्टर चियान शाओबाई हूँ। पूरे फेंगशन सिटी में आज तक किसी ने मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की। इतना सुनते ही जियान शाओ गुस्से से भर उठता है। वो मन ही मन सोचता है, एक मामूली इंसान होकर भी डिवाइन बर्ड का अपमान करने की हिम्मत, अभी इसी वक्त इसे जला दूं। लेकिन निंग यून उसे रोक देती है। वो खुद आगे बढ़कर चियान शाओबाई को मना करती है। उसी समय जियांग फैमिली का स्टूअर्ड अंकल फ्यू भी वहां पहुंच जाता है। वो चियान शाओबाई से विनती करता है, इन लोगों को छोड़ दीजिए, ये जियांग फैमिली के मेहमान हैं। लेकिन चियान शाओबाई घमंड से हंसता है। वो कहता है, जियांग फैमिली जा सकती है, लेकिन दोनों स्पिरिट बीस्ट यहीं रहेंगे। ये सुनते ही काई बुफान का धैर्य टूट जाता है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और एक ही लात में चियान शाओबाई को जमीन पर गिरा देता है। पूरा बाजार सन्न रह जाता है। चियान शाओबाई दर्द से चीखने लगता है, लेकिन वो अभी भी धमकी देता रहता है, तुम खत्म हो गए, मेरा चियान फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। काई बुफान शांत स्वर में कहता है, अभी भी धमकी? इतना कहकर वो दोनों पैरों की हड्डियां तोड़ देता है। चियान शाओबाई दर्द से बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। किसी ने कभी चियान फैमिली के यंग मास्टर को इस हालत में नहीं देखा था। काई बुफान ठंडे स्वर में कहता है, इसे उठाकर ले जाओ, अगर दोबारा हमारी नजर के सामने आया तो जान से मार दूंगा। अंकल फ्यू तुरंत समझ जाता है कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो शोई को डिसाइपल के साथ छोड़कर भागता हुआ जियांग फैमिली लौट जाता है। उधर जियांग फैमिली में खबर पहुंचते ही पेट्रियार्क जियांग और जियांग चांगचिंग दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें पहले लगता है कि केवल छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन जब पता चलता है कि चियान शाओबाई के दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं तो पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। जियांग पेट्रियार्क तुरंत फैसला करते हैं, पहले चियान फैमिली जाकर माफी मांगी जाएगी, अगर बात पैसे से सुलझ गई तो युद्ध टाल दिया जाएगा। उधर चियान फैमिली में भी हड़कंप मचा हुआ था। चियान शाओबाई के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। चियान पेट्रियार्क गरजते हुए आदेश देता है, तुरंत सेना तैयार करो, आज जियांग फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ ही देर में पूरा चियान फैमिली जियांग मैंशन की ओर बढ़ जाता है। उधर जियांग पेट्रियार्क वानफा सेक्ट के डिसाइपल को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, अगर बात बिगड़ गई तो आप लोग तुरंत फेंगशन सिटी छोड़ देना। लेकिन काई बुफान मुस्कुराकर जवाब देता है, एक चियान फैमिली हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने ज्यादा किया तो एक और फैमिली खत्म हो जाएगी। जियांग फैमिली के सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई सेंट किंग फैमिली के बारे में इतनी आसानी से ऐसी बात कह सकता है। उसी समय बाहर से तेज आवाज गूंजती है, जियांग चांगचिंग, जिसने मेरे बेटे को अपंग बनाया है, उसे तुरंत मेरे हवाले कर दो। पूरा चियान फैमिली जियांग मैंशन के बाहर पहुंच चुका था। जियांग पेट्रियार्क और जियांग चांगचिंग बाहर आते हैं। वे पहले शांति से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने का प्रस्ताव भी रखते हैं, लेकिन चियान पेट्रियार्क साफ इनकार कर देता है। वो केवल एक ही बात कहता है, उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। तभी काई बुफान खुद आगे बढ़ जाता है। वो शांत स्वर में कहता है, चियान शाओबाई के पैर मैंने तोड़े थे, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। चियान पेट्रियार्क तुरंत अपने लोगों को हमला करने का आदेश दे देता है। जियांग फैमिली भी मजबूर होकर युद्ध की तैयारी कर लेती है। दोनों परिवारों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। चियान फैमिली संख्या में अधिक थी, लेकिन वानफा सेक्ट के डिसाइपल मैदान में उतरते ही पूरा युद्ध बदल जाता है। कुछ ही वारों में दर्जनों चियान एक्सपर्ट जमीन पर गिर जाते हैं। चियान पेट्रियार्क क्रोध से खुद मैदान में उतरता है, लेकिन वो भी लिंग टियान और काई बुफान के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार मजबूर होकर वो अपने सबसे बड़े सहारे को पुकारता है, ओल्ड एंसेस्टर, हमें बचाइए। अगले ही पल आसमान से एक विशाल सेंट किंग ऑरा पूरे फेंगशन सिटी पर छा जाती है। चियान फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आता है। जियांग पेट्रियार्क समझ जाते हैं कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वो अपने बेटे से कहते हैं, मैं ओल्ड एंसेस्टर को रोकता हूँ, तुम तुरंत बच्चों को लेकर शहर से निकल जाओ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, काई बुफान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वो आसमान में खड़े सेंट किंग को देखकर केवल एक ही बात कहता है, सिर्फ एक सेंट किंग, इसे तो मैं एक उंगली से खत्म कर सकता हूँ। इतना कहकर वो जियान शाओ की तरफ देखता है और आदेश देता है, जियान शाओ, वो आसमान वाला तुम्हारा है, जाओ उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। सेंट किंग ओल्ड एंसेस्टर के मैदान में उतरते ही पूरा जियांग फैमिली डर जाता है। सभी को लगता है कि अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता, लेकिन काई बुफान बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो मुस्कुराते हुए जियान शाओ से कहता है, वो सेंट किंग तुम्हारा है, जाओ उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। इतना सुनते ही जियान शाओ अपनी असली ताकत दिखाता है। अगले ही पल उसके शरीर से भयानक डिवाइन बीस्ट ऑरा फूट पड़ती है और देखते ही देखते वो एक विशाल फीनिक्स में बदल जाता है। पूरा फेंगशन सिटी हिल जाता है। चियान फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर अविश्वास से चिल्ला उठता है, फीनिक्स? ये असंभव है, इस जगह पर डिवाइन फीनिक्स कैसे हो सकता है? जियांग फैमिली के सभी लोग भी दंग रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि निंग यून के कंधे पर बैठा छोटा सा पक्षी वास्तव में एक डिवाइन बीस्ट फीनिक्स था। फीनिक्स ठंडी नजर से सेंट किंग को देखता है और कहता है, एक मामूली सेंट किंग, मेरे मास्टर के सामने घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद वो केवल एक वार करता है। सेंट किंग पूरी तरह दब जाता है। उसकी सारी ताकत बेकार साबित होती है। कुछ ही पलों में फीनिक्स उसे पूरी तरह कुचल देता है। पूरा चियान फैमिली भय से कांप उठता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो चुका है। लेकिन मरने से पहले ओल्ड एंसेस्टर खुद को उड़ाकर सबको साथ ले जाने की कोशिश करता है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन फीनिक्स बिना घबराए उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी रोक देता है और उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है। सेंट किंग की मौत के साथ ही चियान फैमिली का हौसला टूट जाता है। अब निंग टियान आदेश देता है,
चलो जड़ से खत्म करते हैं। वानफा सेक्ट के सभी डिसाइपल सीधे चियान मैंशन पहुंच जाते हैं। उधर चियान फैमिली के लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। कोई ट्रेजर लेकर भाग रहा था, कोई सीक्रेट पैसेज ढूंढ रहा था, लेकिन किसी को निकलने नहीं दिया जाता। निंगटियान सबके सामने ऐलान करता है, जो निर्दोष हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने भी दूसरों पर अत्याचार किया है आज कोई नहीं बचेगा। इसके बाद सभी सर्वेंट से एक एक करके पूछताछ शुरू होती है। जिन लोगों ने शियान फैमिली के साथ मिलकर अपराध किए थे उन्हें तुरंत मार दिया जाता है, बाकी निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जाता है। उधर शियान शाओबाई पछतावे में टूट चुका था। वो रोते हुए कहता है, अगर मैंने उन दोनों स्पिरिट बीस्ट पर लालच नहीं किया होता तो आज मेरा पूरा परिवार खत्म नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद डिसाइपल पूरे चियान मैंशन की तलाशी लेते हैं। ट्रेजर वॉल्ट, सीक्रेट चैम्बर, हिडन ट्रेजरी, हर जगह से स्पिरिट स्टोन्स, कल्टीवेशन रिसोर्सेज, वेपन और रेयर ट्रेजर निकाल लिए जाते हैं। हजारों सालों से जमा किया गया चियान फैमिली का पूरा खजाना कुछ स्टोरेज रिंग्स में भर दिया जाता है। जब जियांग पेट्रियार्क इतना बड़ा खजाना देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन निंगटियान हंसकर कहता है, ये चियान फैमिली भी कितनी गरीब निकली। जियांग फैमिली के लिए ये संपत्ति कई पीढ़ियों तक काफी थी, लेकिन वानफा सेक्ट के डिसाइपल के लिए ये कुछ खास नहीं थी। आखिर में निंगटियन केवल कुछ रेयर मेटल अपने पास रखता है, बाकी पूरा ट्रेजर जियांग फैमिली को दे देता है। सिर्फ एक शर्त रखी जाती है, शहर में लड़ाई के दौरान जितनी इमारतें टूटी हैं उनकी मरम्मत जियांग फैमिली करवाएगी। जियांग पेट्रियार्क तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। उधर इस घटना की खबर पूरे ईस्टर्न डोमेन में फैल जाती है। एक शक्तिशाली फैमिली अपने जासूसों से पूरी घटना की रिपोर्ट मंगवाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 5 युवा कल्टिवेटर एक डिवाइन फीनिक्स और दूसरे पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के साथ घूम रहे थे। चियान फैमिली का विनाश भी उन्हीं के हाथों हुआ। इतना ही नहीं, चेन फैमिली का सेंट एंसेस्टर भी उन्हीं में से एक युवक ने मार डाला। जब ये सुना जाता है कि उसके सीने से एंशिएंट लाइट निकली थी और हेवनली कैलामिटी जैसी शक्ति उतरी थी, तो उनके एंसेस्टर तुरंत समझ जाते हैं वो लड़का साधारण नहीं, उसके पास लेजेंडरी सुप्रीम बोन है। साथ ही 2 क्वाजी एम्परर स्पिरिट बीस्ट भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब वे फैसला करते हैं कि पहले इन युवाओं की असली पहचान पता की जाएगी। जब तक पूरी जानकारी न मिल जाए कोई भी उनसे संपर्क नहीं करेगा। दूसरी ओर कुछ जीनियस कल्टिवेटर भी सुप्रीम बोन की खबर सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। एक जीनियस आत्मविश्वास से कहता है, अगर वो प्रोडिजी अरीना में आया तो मैं उसे हराकर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। उधर जियांग रेजिडेंस में सभी डिसाइपल महसूस करते हैं कि लगातार लड़ाइयों के कारण उनकी कल्टिवेशन बहुत बढ़ चुकी है। काइबुफान, हुआ एन और छिंगचेंग सभी ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच चुके थे, इसलिए वे कुछ दिन जियांग रेजिडेंस में रुककर क्लोज डोर कल्टीवेशन करने का फैसला करते हैं। जियांग पेट्रियार्क उन्हें अपने घर का सबसे अच्छा स्पिरिचुअल कल्टीवेशन ग्राउंड दे देते हैं। कुछ दिनों की साधना के बाद सबसे पहले चिंगचेंग का ब्रेक थ्रू होता है। वो सीधे सेलेस्टियल किंग रियल्म पीक तक पहुंच जाती है। इसके बाद सेक्ट मास्टर द्वारा दी गई कल्टीवेशन पिल की मदद से उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर निंगटियान भी अपनी कल्टीवेशन को स्थिर करता है। फिर हुआ एन और काइबुफान भी लगातार ब्रेक थ्रू करते हुए सेंट एंट्री रियल्म तक पहुंच जाते हैं। अब उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। सीनियर ब्रदर निंगटियान दोनों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब आने वाले प्रोडिजी अरीना में बहुत कम लोग होंगे जो तुम दोनों का सामना कर पाएंगे। दोनों जूनियर ब्रदर हंसते हुए जवाब देते हैं, सीनियर ब्रदर, हम चाहे जितने मजबूत हो जाएं, फिर भी आपकी और सीनियर सिस्टर चिंगचेंग की बराबरी नहीं कर सकते। चारों डिसाइपल अब पूरी तरह तैयार थे। उनका अगला लक्ष्य था प्रोडिजी अरीना, जहां पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस एक दूसरे से टकराने वाले थे। चिंगचेंग की क्लोज डोर कल्टीवेशन अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक और विस्फोट होने लगता है। सभी डिसाइपल समझ जाते हैं कि सीनियर सिस्टर एक बार फिर ब्रेक थ्रू करने वाली है। उधर निंग यून भी खुशी से उछल पड़ती है। हर दिन लिटिल वुल्फ और लिटिल फीनिक्स के साथ खेलते खेलते उसकी कल्टीवेशन भी लगातार बढ़ रही थी। वो खुशी से चिल्लाती है, मेरी कल्टीवेशन फिर से बढ़ गई। फिर गर्व से कहती है, जब सेक्ट वापस जाऊंगी तो मास्टर मेरी बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन निंगटियन हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी खुश मत हो। काइबुफान और हुआएन दोनों सेंट एंट्री रियल्म पीक तक पहुंच चुके हैं। निंग यून तुरंत जवाब देती है, मैं अभी छोटी हूं, एक दिन सबको पीछे छोड़ दूंगी। सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। कुछ दिन और साधना करने के बाद निंग यून की कल्टीवेशन भी फिर से बढ़ जाती है। अब सभी महसूस करते हैं कि यहां रुकने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। निंगटियान सबको बुलाकर कहता है, आज हम जियांग फैमिली से विदा लेकर निकलेंगे। प्रोडिजी अरीना शुरू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। जब जियांग फैमिली को उनके जाने की खबर मिलती है तो पूरा परिवार उदास हो जाता है। पेट्रियार्क जियांग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निंगटियान विनम्रता से कहता है, हमें सेलेस्टियल कैपिटल पहुंचना है, अगर अभी निकलें तो समय पर पहुंच जाएंगे। शोई भी उनसे बिछड़ना नहीं चाहता। वो भावुक होकर पूछता है, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? निंगटियान मुस्कुराकर कहता है, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद शोई एक और इच्छा बताता है। वो कहता है, क्या मैं भी आपके साथ वानफा सेक्ट में शामिल हो सकता हूं? ये सुनकर निंगटियान मुस्कुराता है। वो पहली बार अपनी असली पहचान बता देता है, हम ईस्टर्न डोमेन के इंपीरियल वानफा सेक्ट से हैं। इसके बाद वो एक रिकमेंडेशन लेटर निकालकर शोई को देता है। वो समझाता है, ये केवल रिकमेंडेशन है। वानफा सेक्ट पहुंचने के बाद असेसमेंट फिर भी देना होगा। अगर योग्य साबित हुए तभी सेक्ट में प्रवेश मिलेगा। शोई बिना झिझक लेटर स्वीकार कर लेता है। वो विश्वास के साथ कहता है, मैं जरूर वानफा सेक्ट में शामिल होकर आप सबसे फिर मिलूंगा। जियांग पेट्रियार्क भी भावुक होकर उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद निंगटियान विदा लेता है और 5 डिसाइपल 2 डिवाइन बीस्ट के साथ सेलेस्टियल कैपिटल की ओर निकल पड़ते हैं।
उधर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पहले से ही उनकी खबर फैल चुकी थी। कई बड़ी फैमिलीज और होली लैंड्स के स्पाई लगातार उनकी जानकारी जुटा रहे थे। जल्द ही एक रिपोर्ट सामने आती है। उसमें पुष्टि होती है कि फेंगशिन सिटी में तहलका मचाने वाले 5 युवक वास्तव में इंपीरियल वॉन्फा सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। उनमें से 3 सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, जबकि बाकी 2 ग्रेट एम्परर के डिसाइपल हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ चल रहा फीनिक्स भी क्वाजी एम्परर रियल्म का डिवाइन बीस्ट है और उनकी सुरक्षा के लिए एक ग्रेट एम्परर भी गुप्त रूप से साथ चल रहा है। ये खबर सुनते ही सभी बड़ी शक्तियां सतर्क हो जाती हैं। वे फैसला करती हैं कि उनसे टकराने के बजाय सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। उधर टियानबाओ पवेलियन भी ये खबर प्राप्त कर लेता है। पवेलियन मास्टर ल्यू बाय अपनी बेटी ल्यू यी से कहता है, इनका स्वागत करना, लेकिन बिल्कुल लो प्रोफाइल में। वे ट्रेनिंग जर्नी पर निकले हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर प्रोडिजी अरीना में भाग लेने वाले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सभी जीनियस भी तैयारी कर रहे थे। शुआनयुआन इंपीरियल क्लैन, हुआंगफू इंपीरियल क्लैन, मुरोंग फैमिली, टाइकिंग होली लैंड, हर कोई खुद को सबसे बड़ा जीनियस मान रहा था। लेकिन जब उन्हें सुप्रीम बोन वाले जीनियस की खबर मिलती है तो सभी का उत्साह और बढ़ जाता है। हर कोई चाहता था कि अरीना में उसका सामना उसी रहस्यमय युवक से हो। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार निंगटियान और बाकी सभी सेलेस्टियल कैपिटल पहुंच जाते हैं। शहर का विशाल आकार देखकर निंगयून हैरान रह जाती है। वो खुशी से कहती है, ये शहर तो वॉन्फा सिटी से भी बड़ा है। निंगटियान मुस्कुराकर समझाता है, सेलेस्टियल कैपिटल पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट का केंद्र है। इसका इतिहास और विरासत दोनों बहुत विशाल है। इसी दौरान सामने से टियानबाओ पवेलियन की पवेलियन मास्टर ल्यू यी उनका स्वागत करने पहुंचती है। वो सभी को सम्मान पूर्वक प्रणाम करती है। निंगयून उसे तुरंत पहचान लेती है। वो हंसते हुए कहती है, आप वही है ना जो हमेशा हमारे सेक्ट में सामान पहुंचाने आती थी? ल्यू यी भी मुस्कुरा देती है। वो सभी को तुरंत अपने क्लाउड ड्रीम पवेलियन चलने का निमंत्रण देती है। वो बताती है, इस समय सेंट्रल रीजन की लगभग हर बड़ी शक्ति तुम लोगों पर नजर रख रही है। यहाँ सड़क पर खड़े होकर बात करना सुरक्षित नहीं। सभी उसके साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन पहुंच जाते हैं। वहां ल्यू यी पूरी स्थिति समझाती है। वो बताती है कि फेंगशियन सिटी में फीनिक्स के प्रकट होने के बाद पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हलचल मच गई। सभी शक्तियां अभी भी उनकी असली पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि किसी को अभी तक ये नहीं पता कि वे वॉन्फा सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, इसलिए कोई भी जल्दबाजी में उनके खिलाफ कदम नहीं उठा रहा। इसके बाद निंगटियान असली मकसद बताता है। वो कहता है, हम सेंट्रल रीजन घूमने नहीं आए हैं, हम प्रोडिजी अरीना में भाग लेने आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस कितने शक्तिशाली हैं। ल्यू यी सिर हिलाकर कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रोडिजी अरीना के सभी नियम विस्तार से बताती हूँ। वो समझाती है कि ये प्रतियोगिता सेंट्रल रीजन की 9 सबसे बड़ी शक्तियों द्वारा आयोजित की जाती है। हर बार मेजबान बदलता है और प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सबसे प्रतिभाशाली जीनियस को सबसे पहले होस्ट फोर्स चुनती है। बाकी प्रतिभाओं का चयन बाकी प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस करती हैं। अब निंगटियान और उसके साथी पहली बार सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े जीनियस टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाले थे, जहां उनका सामना पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली यंग कल्टिवेटर से होने वाला था। क्लाउड ड्रीम पेविलियन में बैठकर ल्यू यी, निंगटियान और बाकी सभी डिसाइपल को प्रोडिजी अरीना के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। वो समझाती है कि प्रोडिजी अरीना केवल एक टूर्नामेंट नहीं है, ये पूरे सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा टैलेंट सिलेक्शन है। हर बार 9 प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस अपने सबसे शक्तिशाली डिसाइपल को भेजती हैं। अगर कोई बाहरी जीनियस अच्छा प्रदर्शन करता है तो बड़ी बड़ी शक्तियां उसे अपने सेक्ट या फैमिली में शामिल करने की कोशिश करती हैं। निंगटियान उत्सुक होकर पूछता है, अगर कोई जीत जाए तो क्या उसे जरूरी है कि वो किसी फोर्स में शामिल हो? ल्यू यी मुस्कुराकर जवाब देती है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा उसी प्रतिभा का होता है। फिर वो बताती है कि सिर्फ सेंट्रल रीजन ही नहीं, ईस्टर्न डोमेन, वेस्टर्न डोमेन, नॉर्दर्न डोमेन, सदर्न डोमेन, चारों क्षेत्रों से भी जीनियस इस प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। अगर किसी साधारण फैमिली का जीनियस यहाँ चमक जाए तो उसकी पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकती है। यही कारण है कि हर प्रोडिजी अरीना में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बाद निंगटियान सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, इस बार सबसे ताकतवर प्रतिभाएं कौन कौन हैं? ल्यू यी एक एक करके सभी बड़े जीनियस का परिचय देना शुरू करती है। सबसे पहला नाम था शुआनयुआन चिंग, शुआनयुआन इंपीरियल क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस, उम्र केवल 25 साल, कल्टिवेशन सेंट एंट्री रियल्म पीक, और उसके पास लेजेंडरी एंशिएंट सॉर्ड एम्परर बॉडी है। उसकी सॉर्ड इंटेंट अपने आप सामने वाले पर दबाव बना देती है। दूसरा नाम था शेन चांगचिंग, टाइकिंग होली लैंड का सबसे बड़ा डिसाइपल, उसके पास वूजी डाओ बॉडी है। वो टाइकिंग वूजी डाओ की साधना करता है। उसका स्वभाव बेहद शांत, ठंडा और घमंडी माना जाता है। तीसरा नाम मुरोंग शुआंग, मुरोंग इंपीरियल क्लैन की इंपीरियल प्रिंसेस, उसके पास प्रोफाउंड यिन डिवाइन बॉडी है। वो ग्रेट यिन पावर की साधना करती है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी बर्फ की तरह ठंडी है। चौथी प्रतिभा थी मैंग्याओ, याओग्वांग होली लैंड की सेंटेस, हेवनली साउंड सेंट बॉडी की मालिक। उसकी आवाज ही हमला बन जाती है। हर शब्द ग्रेट डाओ की शक्ति लेकर निकलता है। पांचवा नाम जियन वूचन, ग्युआ सॉर्ड पवेलियन का सबसे शक्तिशाली जीनियस, उसके पास 5 एलिमेंट सॉर्ड बॉडी है। और छठा नाम चूसी, चिंगलन एकेडमी का टॉप डिसाइपल, उसके पास लिटरेरी हार्ट डाओ बॉडी है। वो लिटरेचर के माध्यम से डाओ को समझता है। उसका स्वभाव बेहद शांत और विद्वानों जैसा है। निंगयून आश्चर्य से पूछती है, क्या सिर्फ यही 6 लोग सबसे मजबूत हैं? ल्यू यी सिर हिलाती है। वो बताती है कि और भी कई प्रतिभाएं हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं 6 लोगों की है। इसके बाद वो निंगटियान की ओर देखकर मुस्कुराती है, लेकिन
इन सब के मुकाबले मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद है। तुम्हारे पास लेजेंडरी सुप्रीम बोन है और तुम्हें स्वयं सेक्ट मास्टर ने सिखाया है। निंग यून तुरंत हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता कि सीनियर ब्रदर के पास सुप्रीम बोन है? लिu यी हंसते हुए जवाब देती है, जब चिन फैमिली के सेंट को हेवनली कैलामिटी लाइट से मारा गया था तभी पूरे सेंट्रल रीजन को यह बात पता चल चुकी थी। सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद निंग टियान फैसला करता है कि अगले 2 दिन वे बाहर नहीं जाएंगे। सभी अपनी कंडीशन को परफेक्ट करेंगे ताकि अरीना में पूरी ताकत से लड़ सकें। लेकिन निंग यून जिद पकड़ लेती है, वो भी अरीना में लड़ना चाहती थी। निंग टियान तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, तुम अभी सिर्फ नीचे बैठकर मुकाबले देखोगी। निंग यून नाराज होकर कहती है, मैं अब बहुत मजबूत हूं, अगर घायल भी हुई तो हेवन मेंडिंग आर्ट से ठीक हो जाऊंगी। लेकिन निंग टियान अपनी बात नहीं बदलता। आखिर में निंग यून मुंह फुलाकर मान जाती है। उधर टियानबाओ पवेलियन में लिu यी अपने पिता को पूरी रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि वानफा सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल सचमुच प्रोडिजी अरीना में भाग लेने आए हैं। साथ ही उसने उन्हें सेंट्रल रीजन के सभी बड़े जीनियस की जानकारी भी दे दी है। लिu बाई संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। वो कहता है, अब देखते हैं इंपीरियल क्लैन और होली लैंड के लोग इन बच्चों को देखकर क्या करते हैं। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी बड़ी प्रतिभाओं को देखकर कोई भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेगा, लेकिन किसी को उनकी असली पहचान का पता नहीं था। इसलिए सभी फिलहाल केवल इंतजार कर रहे थे। उधर उसी समय ईस्टर्न डोमेन के वानफा सेक्ट में भी हलचल मची हुई थी। जियांग फैमिली निंग टियान का रिकमेंडेशन लेटर लेकर सेक्ट पहुंच जाती है। गेट एल्डर लेटर देखते ही समझ जाता है कि यह निंग टियान का टोकन है। वो तुरंत ग्रैंड एल्डर को सूचना देता है। ग्रैंड एल्डर पहले सेक्ट मास्टर से पूछने का सोचते हैं, लेकिन तभी रॉक्सी आ जाती है। वो बताती है कि सेक्ट मास्टर को पहले से ही सब पता है। उन्होंने आदेश दिया है कि सभी का असेसमेंट सामान्य नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा। इसके बाद वॉन्गलिन सभी उम्मीदवारों के सामने परीक्षा के नियम समझाता है। पहला चरण था इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस, कुल 99 सीढ़ियां। पहली 66 सीढ़ियों पर हर व्यक्ति को अलग अलग इल्यूजन का सामना करना होगा। लोभ, डर, मोह, क्रोध, मृत्यु, हर तरह की परीक्षा सामने आएगी। जिसका डाउ हार्ट कमजोर होगा वो तुरंत बाहर हो जाएगा। जो पूरी सीढ़ी पार कर लेगा वो चाहे कम टैलेंट वाला हो फिर भी सेक्ट में मीनियल डिसाइपल बन सकता है। इसके बाद दूसरा चरण था टैलेंट बेल टेस्ट। विशाल बेल को बजाकर टैलेंट मापा जाएगा। 4 से 6 बेल रिंग आउटर डिसाइपल, 7 से 9 रिंग सीधे इनर डिसाइपल। नियम सुनते ही असेसमेंट शुरू हो जाता है। जियांग फैमिली के सभी युवा पूरी ताकत से इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस चढ़ना शुरू करते हैं। कई लोग बीच में ही इल्यूजन में फंसकर हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अंत तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार परीक्षा खत्म होती है। पूरे जियांग फैमिली से कुल 32 लोग पहली परीक्षा पास कर लेते हैं। जियांग पेट्रियार्क खुशी से भर उठते हैं। फिर टैलेंट टेस्ट शुरू होता है। आखिर में परिणाम सामने आता है। कोई भी इनर डिसाइपल नहीं बन पाता। सिर्फ जियांग शोई और जियांग ताओ 6 बार बेल बजाकर आउटर डिसाइपल बनने में सफल होते हैं। फिर भी जियांग फैमिली के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने लोगों का एक साथ वानफा सेक्ट में प्रवेश उनकी पूरी फैमिली का भविष्य बदलने वाला था। इतना खुश होकर जियांग फैमिली का एक सदस्य मजाक में कह देता है, क्यों ना पूरा जियांग फैमिली ही 10,000 लॉस्ट सिटी में आकर बस जाए। ये सुनकर पूरा परिवार मुस्कुरा उठता है, क्योंकि अब उनकी किस्मत सचमुच बदल चुकी थी। उधर सेंट्रल रीजन में 3 साल बाद होने वाला सबसे बड़ा आयोजन प्रोडिजी अरीना बैटल आखिरकार शुरू होने वाला था। पूरे शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर तरफ सिर्फ इसी प्रतियोगिता की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि इस बार सेंट एंट्री रियल्म के सबसे बड़े जीनियस भी भाग ले रहे हैं। इंपीरियल क्लैन, होली लैंड, अकेडमी, सॉर्ड पवेलियन, हर बड़ी शक्ति के सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल इस अरीना में उतरने वाले थे। तभी वानफा सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास अचानक ड्रीम सिस्टम का नया मिशन आ जाता है। मिशन वानफा सेक्ट के 5 डायरेक्ट डिसाइपल को पूरे सेंट्रल प्रोविंस में प्रसिद्ध बनाना और उन्हें टूर्नामेंट के टॉप 5 स्थान दिलाना। मिशन पूरा होने पर एक स्पेशल गिफ्ट पैक मिलेगा। सेक्ट मास्टर हैंस पड़ता है। वो सिस्टम से शिकायत करता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले मिशन देना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर वो तुरंत मास्टर डिसाइपल जेड पेंडेंट के माध्यम से निंग टियान और बाकी सभी डिसाइपल से संपर्क करता है। कुछ ही पल में निंग टियान, काई बुफान, हुआ एन, म्यू छिंग चेंग और निंग युए सभी मास्टर के सामने उपस्थित हो जाते हैं। सेक्ट मास्टर उन्हें सबसे महत्वपूर्ण आदेश देता है, आज के टूर्नामेंट में टॉप 5 की सभी जगहें हमारी वानफा सेक्ट की होनी चाहिए। सभी डिसाइपल बिना किसी हिचक के आदेश स्वीकार कर लेते हैं। फिर निंग युए मासूमियत से पूछती है, मास्टर क्या मैं भी लड़ सकती हूँ? सेक्ट मास्टर मुस्कुराकर उसकी अनुमति दे देता है। वो कहता है कि लू चैन उसके साथ रहेगा, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं होगा। निंग युए खुशी से उछल पड़ती है। वो कहती है कि वापस लौटकर मास्टर के लिए खुद मांस भूनकर खिलाएगी। फिर मासूमियत में ये भी कह देती है कि बुढ़ापे में मास्टर की सेवा करेगी और उनके मरने के बाद कागज के पैसे भी जलाएगी। उसकी ये बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। मास्टर उन्हें शुभकामनाएं देकर वापस सेक्ट लौट जाता है। इसके बाद 5 डिसाइपल टियानबाओ पवेलियन पहुंचते हैं। लिu यी पहले ही उनका रजिस्ट्रेशन करवा चुकी होती है। सभी अरीना की सबसे अच्छी जगह पर बैठकर प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। उधर सेंट्रल रीजन की सभी बड़ी शक्तियां भी एक एक करके पहुंचने लगती हैं। इंपीरियल क्लैन, होली लैंड, सॉर्ड पवेलियन, अकेडमी, हर शक्ति की भव्य एंट्री देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। लिu यी अपने पिता लिu बाई की ओर इशारा करके निंग टियान को बताती है कि सामने बने 9 जेड प्लेटफॉर्म सेंट्रल रीजन की 9 सबसे बड़ी प्रीफेक्चर लेवल फोर्सेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी दौरान ग्युआन सॉर्ड पवेलियन का मास्टर लिu बाई से मजाक करता है। उसे अब पता चलता है कि वानफा सेक्ट के 5 डायरेक्ट डिसाइपल पहले से टियानबाओ पवेलियन में मौजूद थे।
वो हंसते हुए कहता है कि अगर उसे पहले ये बात पता न होती तो शायद वो उन्हें अपने स्वॉर्ड पवेलियन में भर्ती करने की कोशिश कर बैठता। कुछ देर बाद इस बार के आयोजक शुआनयुआन इंपीरियल क्लैन भी अरीना में पहुंच जाते हैं। पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। मुख्य रेफरी सभी नियमों की घोषणा करता है। इस बार कुल 836 प्रतिभाशाली कल्टीवेटर प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। इनमें से 270 प्रतिभागी 9 इंपीरियल लेवल फोर्सेस के थे, जिन्हें सीधे मिड टूर्नामेंट में प्रवेश मिला। बाकी 566 प्रतिभागियों को प्रिलिमिनरी राउंड खेलना होगा। ड्रॉ के आधार पर सभी की पेयरिंग होगी। हारने वाला तुरंत बाहर और जीतने वाला अगले राउंड में पहुंच जाएगा। साथ ही एक और नियम घोषित किया जाता है। फॉरबिडन टेक्निक का उपयोग पूरी तरह मना है। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी हार मान लेफ्टिनेंट तो उसके बाद उस पर हमला करना भी अपराध माना जाएगा। बाकी हर तरह की लड़ाई की अनुमति होगी। नियम सुनते ही पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह फैल जाता है। उधर इंपीरियल क्लैन के सबसे बड़े जीनियस भी वॉन्फा सेक्ट के 5 डिसाइपल को ध्यान से देखने लगते हैं। शुआनयुआन चिंग की नजर सीधे म्यू चिंगचेंग पर टिक जाती है। वो पहली बार किसी लड़की की प्रेजेंस महसूस करता है, लेकिन उसके साथ खड़ा दूसरा जीनियस मजाक में कहता है कि अगर शुआनयुआन चिंग को उस लड़की में रुचि नहीं है तो वो उसे अपनी मेड बना लेगा। ये सुनते ही शुआनयुआन चिंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो साफ चेतावनी देता है, अगर किसी ने उस लड़की के बारे में गलत इरादा रखा तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। दूसरा जीनियस तुरंत चुप हो जाता है। इसी बीच टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। सभी 566 प्रतिभागी ड्रॉ निकालने के लिए अरीना में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक भीड़ के बीच एक बहुत छोटी बच्ची भी मंच पर दिखाई देती है। उसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? इसकी उम्र तो मुश्किल से 8-9 साल होगी। क्या आयोजकों ने जांच ही नहीं की? कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी छोटी बच्ची सेंट्रल रीजन के सबसे बड़े टूर्नामेंट में टिक भी नहीं पाएगी। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी बच्ची पूरे अरीना को चौंकाने वाली थी। प्रोडिजी अरीना के मैदान में जैसे ही छोटी सी निंग युए का नाम पुकारा जाता है, पूरा स्टेडियम उसकी ओर देखने लगता है। इतनी छोटी बच्ची को देखकर कई लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ अनुभवी कल्टीवेटर तुरंत सबको चेतावनी देते हैं। वे बताते हैं कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। ये उन्हीं 5 प्रतिभाओं में से एक है जो फेंगशियन सिटी से आई है। इसकी ताकत किसी भी हेवनली प्राइड से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में ऐसी कल्टीवेशन हजारों साल में शायद ही कभी देखने को मिलती है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सी शक्ति है जिसने ऐसी प्रतिभा को तैयार किया होगा। रेफरी भी घोषणा करता है कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी की पूरी जांच की गई है। यहाँ किसी तरह की धोखाधड़ी संभव नहीं है। इसके बाद ड्रॉ पूरा होता है। निंग युए को पहला मुकाबला मिलता है। उसका प्रतिद्वंद्वी था बीलियांग क्लैन का जीनियस जोलाई। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने आयरन ब्लेड बॉडी को लगभग पूर्णता तक साध लिया था। उसका स्वभाव बेहद क्रूर और घमंडी था। कहा जाता था कि उसने अपने ही सेक्ट में लगातार 15 प्रतिभाओं को हराया था। अरीना में आते ही जोलाई निंग युए को देखकर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुंचा और पहला मुकाबला एक छोटी बच्ची से। वो निंग युए को अरीना छोड़कर भाग जाने की सलाह देता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने हमला किया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। लेकिन निंग युए बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। वो अपनी सील खोलती है और अगले ही पल कायरन स्टेप का प्रयोग करती है। इतनी तेज गति से वो जोलाई के सामने पहुंचती है कि किसी को उसकी चाल दिखाई तक नहीं देती। सिर्फ एक किक और जोलाई सीधा अरीना के बाहर जा गिरता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि मुकाबला खत्म भी हो चुका है। इंपीरियल क्लैन के कई बड़े लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। शुआनयुआन क्लैन का एक एल्डर उत्साहित होकर कहता है, ये लड़की मुझे चाहिए। लेकिन दूसरे इंपीरियल क्लैन भी उसी पर नजर गड़ा चुके थे। सब समझ चुके थे कि निंग युए कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। निंग युए मासूमियत से मुस्कुराकर वापस अपने साथियों के पास लौट आती है। वो शिकायत करती है, वो तो बहुत कमजोर था, मुझे तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया। उसकी बात सुनकर बाकी डिसाइपल हंस पड़ते हैं। इसी बीच निंग टियान का मुकाबला भी घोषित हो जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी था मो फेंग, यिनशा गोस्ट पाथ का बेहद निर्दयी कल्टीवेटर। उसने सीक्रेट रियल्म में अपने बराबर स्तर के 30 से ज्यादा प्रतिभाशाली कल्टीवेटर को मार डाला था। अरीना में आते ही मो फेंग बिना कोई बात किए सीधा किलिंग मूव चला देता है। लेकिन निंग टियान बिल्कुल नहीं घबराता। वो केवल एक वार करता है और मो फेंग उसी क्षण हार जाता है। एक और 1 हिट विक्ट्री। पूरा स्टेडियम फिर से दंग रह जाता है। लोग हैरानी से पूछने लगते हैं, ये दोनों आखिर हैं कौन? किसी को याद आता है कि कुछ दिन पहले श्वीजे सिटी में एक युवा जीनियस ने सेंट एंट्री रियल्म में रहते हुए मिड स्टेज सेंट को मार गिराया था। वो तुरंत चिल्लाकर कहता है, यही वही युवक है। अब पूरा स्टेडियम निंग टियान का नाम जान जाता है। इंपीरियल क्लैन, होली लैंड और बड़ी बड़ी शक्तियां तुरंत उसके बारे में चर्चा शुरू कर देती हैं। कई लोग उसे अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन कुछ समझदार लोग कहते हैं, इन दोनों की टेक्निक देखकर साफ पता चलता है कि इनके पीछे कोई बेहद रहस्यमय मास्टर है। इतनी आसानी से इन्हें कोई अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। उधर काई बुफान मुस्कुराकर निंग टियान से कहता है, सीनियर ब्रदर, पहला स्थान आपका ही होगा। लेकिन निंग टियान शांत स्वर में जवाब देता है, असली मुकाबला अभी बाकी है। 9 इंपीरियल फोर्सेस के जीनियस ही हमारी असली परीक्षा होंगे। इसी बीच म्यू शिंगचेंग का नाम भी पुकारा जाता है। उसका मुकाबला लिन हाओ से होना था। वो आत्मविश्वास के साथ अरीना में उतरती है। जैसे ही वो मंच पर पहुंचती है, पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह जाता है। यहाँ तक कि शुआनयुआन चिंग भी पहली बार अपना संयम खो देता है। वो मन ही मन फैसला करता है, चाहे कुछ भी करना पड़े, म्यू चिंगचेंग मुझे हर हाल में चाहिए। मुकाबला शुरू होते ही लिन हाओ मुस्कुराकर कहता है, इतनी सुंदर लड़की, अगर तुम्हारा चेहरा घायल हो गया तो बहुत अफसोस होगा। वो उसे बिना लड़े हार मानने की सलाह देता है, लेकिन म्यू चिंगचेंग कोई जवाब नहीं देती। अगले ही पल
सिर्फ एक ही वार में लिन हाओ पूरी तरह पराजित होकर अरीना में गिर पड़ता है। उसकी आंखों में केवल अविश्वास था। वो कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाता है, ये कैसे संभव है। और पूरे स्टेडियम में फिर एक बार वानफा सेक्ट के नाम की गूंज फैल जाती है। म्यू चिंगचेंग के शानदार प्रदर्शन के बाद पूरा अरीना एक बार फिर वानफा सेक्ट की ताकत की चर्चा करने लगता है। इसी दौरान श्वेन्युएनचिंग लगातार म्यू चिंगचेंग को देखता रहता है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, इतनी सुंदर, इतनी प्रतिभाशाली और इतनी शांत लड़की उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। उसके आसपास बैठे दूसरे इंपीरियल क्लैन के जीनियस भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन कोई मजाक में कह देता है, हो सकता है लड़की तुम्हें पसंद ही ना करती हो। इतने में एक और मुकाबला खत्म हो जाता है। वानफा सेक्ट का एक और डिसाइपल अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में हरा देता है। पूरा स्टेडियम फिर से हैरान रह जाता है। लोग पूछने लगते हैं, ये सब आखिर किस सेक्ट के डिसाइपल हैं? किसी को उनका नाम तक पता नहीं था, लेकिन हर कोई उनकी ताकत देखकर दंग था। अब बारी आती है काई बुफान की। अरीना में पहुंचते ही वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर अपना परिचय देता है। वो गर्व से कहता है, मैं हेंगहा डुओ का काई बुफान हूं। अभी हार मान लो, वरना बाद में पछताओगे। उसका प्रतिद्वंद्वी जाओ वू उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, कैसा हेंगहा डुओ, आज तुम्हें मैं घुटनों पर ला दूंगा। लेकिन काई बुफान बिल्कुल शांत रहता है। दोनों बॉडी कल्टिवेटर होने के कारण सीधी ताकत की भिड़ंत होती है। जैसे ही जाओ वू पूरी शक्ति से हमला करता है, काई बुफान बिना पीछे हटे सीधे उसका सामना करता है। सिर्फ एक पंच और जाओ वू पूरी तरह हार मान लेता है। एक और वन हिट विक्ट्री। दर्शक फिर से चौंक जाते हैं। अब तक वानफा सेक्ट का हर डिसाइपल सिर्फ एक ही वार में मुकाबला खत्म कर रहा था। उधर दूसरे अरीना पर हुआएन का मुकाबला भी शुरू हो जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी तेज सॉर्ड टेक्निक से लगातार हमला करता है, लेकिन हुआएन पहले ही एक फॉर्मेशन बिछा चुका होता है। प्रतिद्वंद्वी अचानक बीच अरीना में पूरी तरह रुक जाता है। उसका शरीर हिल तक नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में हुआएन भी मुकाबला जीत जाता है। इस बार ताइकिंग होली लैंड और मुरोंग फैमिली के बड़े एल्डर भी हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि हुआएन का फॉर्मेशन टैलेंट असाधारण है। अगर उसे सही रिसोर्सेज मिलें तो भविष्य में वो एक महान फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर बन सकता है। दूसरी ओर काई बुफान के बॉडी कल्टिवेशन को देखकर मुरोंग फैमिली भी उसे अपने परिवार में शामिल करने की इच्छा जताती है। अब लगभग हर बड़ी शक्ति वानफा सेक्ट के डिसाइपल को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। इसी दौरान श्वेन्युएनचिंग अपने एक सेवक को बुलाता है। वो उसे एक बेहद कीमती इमॉर्टल वाइन देकर म्यू चिंगचेंग के पास भेजता है। सेवक विनम्रता से कहता है, यंग मास्टर श्वेन्युएनचिंग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये उपहार उन्होंने आपके सम्मान में भेजा है। म्यू चिंगचेंग बिना एक पल सोचे साफ मना कर देती है। वो कहती है, कृपया ये उपहार वापस ले जाइए। सेवक दोबारा आग्रह करता है, लेकिन इस बार काई बुफान आगे बढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मेरी सीनियर सिस्टर ने मना कर दिया, अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। सेवक स्थिति समझकर बिना बहस किए वापस लौट जाता है। उसके जाते ही काई बुफान गुस्से से बोलता है, ये श्वेन्युएनचिंग आखिर खुद को समझता क्या है? अगर अरीना में मिला तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। हुआएन उसे शांत रहने की सलाह देता है। म्यू चिंगचेंग भी मुस्कुराकर कहती है, उसे गुस्सा नहीं आया, बस ऐसे लोगों से घृणा होती है। उधर श्वेन्युएनचिंग जब सेवक से सब सुनता है तो उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। इसी समय हुआंगफू सॉन्ग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर म्यू चिंगचेंग उसे पसंद नहीं करती तो वो खुद कोशिश कर लेगा। ये सुनते ही श्वेन्युएनचिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट भर जाती है। दोनों लगभग लड़ने ही वाले थे, लेकिन बाकी जीनियस बीच में आकर उन्हें शांत कर देते हैं। कुछ देर बाद प्रिलिमिनरी राउंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। घोषणा होती है कि कुल 283 प्रतिभागी अगले चरण में पहुंच चुके हैं। इनमें 9 इंपीरियल फोर्सेस के 270 जीनियस भी शामिल हो जाते हैं। अब मिड टूर्नामेंट में कुल 553 प्रतिभागी रह जाते हैं। 1 घंटे बाद फिर से ड्रॉ होगा। यहीं से असली मुकाबले शुरू होंगे। दर्शकों में चर्चा छिड़ जाती है। कुछ लोगों का मानना था कि वानफा सेक्ट के डिसाइपल अब इंपीरियल क्लैन के जीनियस के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन कई लोग उनसे सहमत नहीं थे। वे बताते हैं कि इन पांचों के पीछे एक ऐसा रहस्यमय मास्टर है जिसके साथ एक क्वाजी एम्परर डिवाइन फीनिक्स भी रहता है। ऐसे लोगों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ ही देर बाद मिड टूर्नामेंट का ड्रॉ शुरू हो जाता है। अब इंपीरियल क्लैन के सभी बड़े जीनियस भी अरीना में उतरते हैं। मुरोंग शुआंग, शेन चिंगलोंग, जियान वूची, श्वेन्युएनचिंग, हर बड़े नाम का स्टेडियम तालियों से स्वागत करता है। लेकिन काई बुफान की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर थी। वो दूर खड़े श्वेन्युएनचिंग को देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, बस एक बार मेरा मुकाबला इससे हो जाए, फिर इसे समझाऊंगा कि वानफा सेक्ट से टकराने की कीमत क्या होती है। ड्रॉ पूरा होने के बाद मिड टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुरू होता है। एक के बाद एक प्रतिभाशाली जीनियस अपनी ताकत दिखाने लगते हैं, लेकिन वानफा सेक्ट के डिसाइपल के लिए ये सब अब भी बहुत आसान था। एक और मुकाबला और एक और आसान जीत। उन्हें देखकर पूरा सेंट्रल रीजन अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर वानफा सेक्ट के ये 5 मॉन्स्टर हैं कौन? मिड टूर्नामेंट शुरू होते ही वानफा सेक्ट के 5 डिसाइपल एक बार फिर सबको चौंका देते हैं। हर मुकाबले में सिर्फ एक ही वार और जीत। पूरा स्टेडियम अब खुलकर उनकी ताकत की चर्चा करने लगता है। कई लोग मानने लगे थे कि ये पांचों अब डी रैंक फोर्सेस के सबसे बड़े जीनियस को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये सब सिर्फ किस्मत है। जैसे ही इनका सामना असली टॉप जीनियस से होगा, इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी बीच म्यूरोंग इंपीरियल क्लैन की सबसे प्रतिभाशाली प्रिंसेस म्यूरोंग शुआंग अरीना में उतरती है। उसकी खूबसूरती और प्रतिभा की चर्चा पहले से पूरे सेंट्रल रीजन में थी। उसका प्रतिद्वंद्वी लीसी पूरे आत्मविश्वास से मुकाबला शुरू करता है, लेकिन म्यूरोंग शुआंग सिर्फ एक फ्रॉस्ट फॉर्मेशन चलाती है और अगले ही पल लीसी पूरी तरह हार जाता है। एक और वन हिट विक्ट्री। इसके बाद ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के जीनियस जियान वुचन भी अपनी तलवार से प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में हरा देते हैं।
अब सभी समझ जाते हैं कि डी रैंक फोर्सेस के असली मॉन्स्टर भी मैदान में उतर चुके हैं। पेविलियन मास्टर लियू वानफा सेक्ट के डिसाइपल से पूछते हैं, क्या ये लोग ध्यान देने लायक हैं? हुआन शांत होकर जवाब देता है, इनकी सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं बल्कि उनके पास मौजूद रिसोर्सेज हैं, बेहतरीन कल्टीवेशन टेक्निक, पावरफुल मार्शल स्किल्स और मजबूत वेपन्स। अगर सामान्य जीनियस को भी यही सब मिल जाए तो उनमें से कई लोग इनसे कम नहीं होंगे। लेकिन निंग टियान सभी को याद दिलाता है, रिसोर्सेज भी ताकत का ही हिस्सा होते हैं, इसीलिए किसी भी दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद याओगुआंग होली लैंड की सेंटेस शेंग मेंग्याओ अरीना में उतरती है। उसका हेवनली साउंड सीक्रेट बॉडी इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ एक शब्द बोलते ही उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह दब जाता है, उसे हार माननी पड़ती है। उधर ताइकिंग होली लैंड का शेन शेंगजी तो और भी निर्दयी साबित होता है। वो सामने वाले को आत्मसमर्पण करने का मौका तक नहीं देता और एक ही वार में उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। अरीना का माहौल लगातार और खतरनाक होता जा रहा था। कुछ देर बाद शुआन्युआन चिंग भी अपना मुकाबला जीत लेता है, लेकिन उसकी नजर अब भी सिर्फ म्यू चिंग पर ही टिकी हुई थी। राउंड खत्म होने के बाद फिर से ड्रॉ शुरू होता है। अब दूसरे चरण के मुकाबले होने वाले थे। शुआन्युआन चिंग मुस्कुराकर कहता है, दुआ करो कि मेरा मुकाबला तुम लोगों से ना हो, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाऊंगा। म्यू चिंग बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, तुम मेरे नाम लेने के भी लायक नहीं हो। काई बुफान भी हंसते हुए कहता है, अगर अरीना में मिले तो तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार काई बुफान का मुकाबला ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के एक डिसाइपल से होता है। मुकाबला दोस्ताना माहौल में शुरू होता है। कुछ वारों के बाद सामने वाला स्वयं हार मान लेता है। काई बुफान उसकी सॉर्ड स्किल की तारीफ भी करता है और उसकी कमी भी समझाता है। उधर दर्शक अब हैरान रह जाते हैं। इतने मुकाबलों के बाद भी वानफा सेक्ट का कोई भी डिसाइपल अब तक दूसरा वार चलाने पर मजबूर नहीं हुआ था। हर लड़ाई सिर्फ एक मूव में खत्म। अब निंग टियान अरीना में उतरता है। उसका प्रतिद्वंद्वी लियू वेनहाओ पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन निंग टियान लगातार 2 पंच मारता है और पूरा मुकाबला वहीं खत्म हो जाता है। लियू वेनहाओ पूरी तरह हार जाता है। अब तो कई बड़े जीनियस भी स्वीकार करने लगते हैं कि वानफा सेक्ट के ये 5 डिसाइपल साधारण नहीं है। फिर सबकी नजर सबसे छोटी डिसाइपल निंग यून पर जाती है। सिर्फ 10 साल की उम्र, लेकिन उसकी ताकत देखकर हर कोई स्तब्ध था। कई लोग कहते हैं, अगर 10 साल की उम्र में कोई इतना शक्तिशाली हो तो भविष्य में वो कितना भयानक बनेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी बीच शाओ यून का मुकाबला शुरू होता है। वो जानती थी कि सामने वाला प्रतिद्वंद्वी पहले से कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए वो पहली बार मास्टर से मिली एक खास टेक्निक का उपयोग करती है, रिवर्स लाइफ कर्स। टेक्निक सक्रिय होते ही उसका पूरा शरीर चमक उठता है। कुछ ही क्षणों में उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। छोटी बच्ची की जगह अब उसके सामने एक युवती खड़ी थी। हालांकि उसकी असली उम्र नहीं बदली थी, सिर्फ उसका शरीर अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में पहुंच गया था। ये देखकर पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। किसी ने भी ऐसी रहस्यमयी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी थी। और अब वानफा सेक्ट की सबसे छोटी डिसाइपल अपनी असली ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके बाद निंग टियान का मुकाबला हेवनली डिडक्शन टावर के सबसे बड़े जीनियस जी हायू से होता है। जी हायू अपनी हेवनली डिडक्शन टेक्निक से पहले ही निंग टियान के हर कदम, हर रास्ते और हर टेक्निक का अनुमान लगा लेता है। पूरा अरीना उसकी डिडक्शन एबिलिटी देखकर दंग रह जाता है। लेकिन निंग टियान बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो शांत होकर कहता है कि हेवनली डिडक्शन केवल उन्हीं चीजों का हिसाब लगा सकती है जिनके नियम तय हों, जबकि उसका डाओ किसी एक नियम से बंधा नहीं है। उसके मार्शल आर्ट्स दिल की इच्छा के साथ बदलते रहते हैं। डाओ हर पल नया रूप लेता है, इसलिए उसे कोई पहले से नहीं समझ सकता। जी हायू अपनी सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन बनाकर निंग टियन को चारों तरफ से सील कर देता है। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार सामने वाला बच नहीं पाएगा, लेकिन निंग टियन बिना किसी घबराहट के अपनी टेक्निक बदल देता है। उसकी हर चाल पहले से अलग होती है और डिडक्शन पूरी तरह बेकार साबित हो जाती है। कुछ ही पलों में जी हायू हार मान लेता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत पहली बार किसी के सामने पूरी तरह टूट जाती है। पूरा अरीना अविश्वास में डूब जाता है। अब हर कोई मान चुका था कि वानफा सेक्ट के ये 5 डिसाइपल किसी साधारण सेक्ट से नहीं आए हैं। सभी मुकाबले समाप्त होने के बाद कुल 68 प्रतिभागी फाइनल्स में पहुंचते हैं। अगले दिन फाइनल राउंड होना था, इसलिए सभी अपने अपने ठिकानों पर आराम करने लौट जाते हैं। उधर सेंट्रल रीजन की बड़ी बड़ी फोर्सेस भी गुप्त बैठक करती हैं। सभी सेक्ट मास्टर और होली लैंड के एल्डर्स एक ही बात पर चर्चा करते हैं, वानफा सेक्ट के इन 5 बच्चों की असली पहचान क्या है। किसी को उनकी फिजिक समझ नहीं आती, किसी को उनकी टेक्निक का स्तर समझ नहीं आता, लेकिन सभी एक बात पर सहमत होते हैं कि अगर मौका मिला तो इन 5 को हर हाल में अपनी फोर्स में शामिल करना होगा, और अगर वे मना करें तो उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अगले दिन ग्रैंड फाइनल्स शुरू होते हैं। पहले ही मुकाबले में निंग टियान का सामना हुआंगफू क्लैन के सबसे बड़े जीनियस हुआंगफू सॉन्ग से होता है। हुआंगफू सॉन्ग पूरे घमंड से कहता है कि निंग टियान चाहे तो अभी हार मान ले, वरना वो उसकी कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन निंग टियान सिर्फ एक शब्द बोलता है, बहुत बोल लिया। इसके बाद वो सीधे कुनपेंग आर्ट का इस्तेमाल करता है। उसकी सुप्रीम बोन की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में हुआंगफू सॉन्ग बुरी तरह घायल होकर अरीना में गिर जाता है। पूरा मुकाबला एक तरफा खत्म हो जाता है। वांगफू क्लैन के एल्डर्स गुस्से से खड़े हो जाते हैं और निंग टियान पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दूसरे लोग तुरंत उन्हें रोक देते हैं। अरीना के नियम सबके लिए बराबर थे। हारने के बाद बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हुआंगफू क्लैन के भीतर एक और खतरनाक योजना जन्म लेती है। वे तय करते हैं कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद निंग टियान को पकड़कर उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली जाएगी और उसे हुआंगफू सॉन्ग के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। उधर काई बुफान का मुकाबला मुरोंग शुआन से होता है। मुरोंग शुआन अपनी सबसे शक्तिशाली सॉर्ड टेक्निक चलाता है। हजारों सॉर्ड शी पूरे अरीना में फैल जाती हैं,
लेकिन काई बुफान अपनी इंडेस्ट्रक्टिबल वाइल्ड बॉडी सक्रिय कर देता है। सारी सॉर्ड शी उसके शरीर से टकराकर बेअसर हो जाती हैं। मुरोंगशुआन अपनी अंतिम सॉर्ड आर्ट भी चला देता है, लेकिन फिर भी काई बुफान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अंत में मुरोंगशुआन हार जाता है और वॉनफा सेक्ट फिर एक और मुकाबला जीत लेता है। इसके बाद दूसरा ड्रॉ शुरू होता है। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान एक मुकाबले पर जाता है। निंग यून बनाम शुआन युआनचिंग। पूरा अरीना सन्न रह जाता है। शुआन युआनचिंग वही व्यक्ति था जिसने पहले म्यू चिंगचेंग को पाने की कोशिश की थी। मुकाबला शुरू होने से पहले भी वो निंग यून को धमकी देता है कि अगर म्यू चिंगचेंग उसकी बात मान लें तो वो इस छोटी बच्ची की जान छोड़ देगा। लेकिन निंग यून उसे घूर कर सिर्फ इतना कहती है, अगर बोलना खत्म हो गया हो तो लड़ाई शुरू करो। शुआन युआनचिंग पूरी ताकत से अपनी इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक चलाता है। अनगिनत सॉर्ड शी निंग यून की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन निंग यून सिर्फ शिलिन स्टेप का इस्तेमाल करती है। उसकी चाल इतनी रहस्यमयी होती है कि एक भी सॉर्ड अटैक उसे छू नहीं पाता। शुआन युआनचिंग हैरान रह जाता है। तभी निंग यून पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाती है, एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स। उसकी आंखें चमक उठती हैं और सामने वाले की हर टेक्निक उसकी नजरों में पूरी तरह साफ दिखाई देने लगती है। फिर वो अपनी अंतिम टेक्निक चलाती है, हेवी प्यूपिल वर्ल्ड एनाइलेशन। पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक जाती है। शुआन युआनचिंग सीधे उस रहस्यमयी शक्ति में फंस जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह हार जाता है। पूरा अरीना खड़ा होकर यह दृश्य देखता रह जाता है। अब सभी एल्डर्स समझ चुके थे कि निंग यून के पास वही एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स हैं जिनका अस्तित्व हजारों सालों से सिर्फ कथाओं में सुनने को मिलता था। इसके बाद इंपीरियल क्लैंस और होली लैंड्स एक दूसरे से बोली लगाने लगते हैं। कोई अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार था, कोई एम्परर स्क्रिप्चर, कोई क्वाजी एम्परर वेपन, तो कोई मैरिज अलायंस तक की पेशकश कर देता है। लेकिन शुआनयुआन क्लैन का पेट्रियार्क गुस्से से ऐलान करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हेवी प्यूपिल जीनियस को हर हाल में अपने क्लैन में लेकर रहेगा। निंग यून ने शुआन युआनचिंग को हराने के बाद पूरे अरीना में सनसनी मचा दी थी। वापस आते ही वो खुशी से मास्टर के पास दौड़ती है और मासूमियत से पूछती है कि उसने जो डायलॉग बोला था वो कैसा लगा। मास्टर मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अभी उसकी कल्टीवेशन कम है, इसलिए एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स की असली शक्ति सामने नहीं आई। जिस दिन वो ग्रेट एम्परर बनेगी सिर्फ एक नजर से एम्परर को भी खत्म कर सकेगी। निंग यून ये सुनकर और भी उत्साहित हो जाती है। वो कहती है कि वो जल्दी बड़ी होकर और भी ताकतवर बनेगी, फिर हर लड़ाई में सबसे शानदार डायलॉग भी बोलेगी। उसकी मासूम बातें सुनकर पूरा वॉनफा सेक्ट हंस पड़ता है। कुछ देर बाद फाइनल्स का अगला ड्रॉ शुरू होता है। अब केवल 17 सबसे बड़े जीनियस बचे थे। सभी फिर से नंबर प्लेट निकालते हैं। इस बार निंग टियान का मुकाबला सेंट्रल रीजन के सबसे शक्तिशाली सॉर्ड जीनियस जियान वूचन से तय होता है, जबकि निंग यून को लकी बाय मिल जाता है और वो सीधे अगले राउंड में पहुंच जाती है। पूरा अरीना इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करता है। जियान वूचन अपनी 5 एलिमेंट सॉर्ड बॉडी की पूरी शक्ति खोल देता है। उसकी 5 एलिमेंट्स यूनिटी हेवन स्लैशिंग सॉर्ड आर्ट पूरे अरीना को सॉर्ड शी से भर देती है। दूसरी तरफ निंग टियान बिना घबराए अपनी डोमिनेटर फिस्ट से सीधा जवाब देता है। दोनों की टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा स्टेज कांपने लगता है। पहली बार ऐसा लगता है कि निंग टियान को बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिला है। कई बार सॉर्ड शी और फिस्ट शी टकराती हैं, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता। आखिरकार जियान वूचन अपनी सबसे शक्तिशाली सॉर्ड टेक्निक चलाता है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार निंग टियान नहीं बच पाएगा, लेकिन उसी क्षण निंग टियान अपनी सुप्रीम बोन की असली ऑरा बाहर निकाल देता है। इतनी भयानक शक्ति देखकर जियान वूचन समझ जाता है कि अब तक निंग टियान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। कुछ पल बाद वो स्वयं हार मान लेता है। अब टॉप 10 के मुकाबलों का ड्रॉ होता है। हुआ एन का मुकाबला चूसी से तय होता है। काई बुफान को फिर से बाय मिल जाता है, जिससे वो थोड़ा निराश भी हो जाता है क्योंकि वो लड़ना चाहता था। हुआ एन का प्रतिद्वंद्वी कन्फ्यूशन पाथ का सबसे बड़ा जीनियस था। दोनों की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि डाओ की लड़ाई बन जाती है। सामने वाला कन्फ्यूशियन सेक्रेड लॉ और लिटरेचर ब्लेड का उपयोग करता है, जबकि हुआ एन 5 एलिमेंट्स और मिस्टिक आर्ट्स को एक साथ मिलाकर जवाब देता है। काफी देर तक दोनों बराबरी से लड़ते हैं। आखिर में हुआ एन अपनी टेक्निक को पूरी तरह बदल देता है और 5 एलिमेंट साइकिल की असली शक्ति दिखाता है। सामने वाला जीनियस उसकी ताकत स्वीकार करते हुए हार मान लेता है। हुआ एन की जीत के साथ वॉनफा सेक्ट का एक और डिसाइपल अगले राउंड में पहुंच जाता है। अब म्यू चिंगचेंग की बारी आती है। उसका प्रतिद्वंद्वी मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसका अपमान करने लगता है। वो कहता है कि आज पूरे अरीना के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। म्यू चिंगचेंग एक शब्द भी जवाब नहीं देती। वो सीधे अपनी रेनकार्नेशन बॉडी एक्टिवेट कर देती है। पूरा अरीना रहस्यमयी विजन से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अनगिनत जन्मों का चक्र एक साथ दिखाई देने लगा हो। सामने वाला जीनियस पहली बार डर महसूस करता है। बड़े बड़े एल्डर्स भी पहचान लेते हैं कि ये लेजेंडरी राइनकार्नेशन बॉडी है, जो 10 सबसे दुर्लभ फिजिक में गिनी जाती है। कुछ ही क्षणों में म्यू चिंगचेंग अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह हरा देती है। अब सभी समझ चुके थे कि वॉनफा सेक्ट के 5 डायरेक्ट डिसाइपल किसी भी लेजेंडरी जीनियस से कम नहीं है। इसके बाद निंग यून का मुकाबला म्यूरोंग शुआंग से होता है। मुरोंग शुआंग भी किसी साधारण जीनियस की तरह नहीं थी। उसके पास प्रोफाउंड यिन डिवाइन बॉडी थी और वो एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स की ताकत को परखना चाहती थी। मुकाबला शुरू होते ही निंग यून अपनी हेवी प्यूपिल इल्यूजन टेक्निक चलाती है। मुरोंग शुआंग तुरंत उस इल्यूजन में फंस जाती है और पूरे अरीना में बिना दिशा के हमला करने लगती है। दर्शकों को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर किससे लड़ रही है। लेकिन कुछ देर बाद मुरोंग शुआंग अपनी डिवाइन बॉडी की ओरिजिन पावर एक्टिवेट करती है। वो इल्यूजन को तोड़ देती है। पहली बार किसी ने एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स की इल्यूजन से बाहर निकलने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद दोनों अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक चलाती हैं। पूरा अरीना रोशनी और स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है। आखिर में निंग यून हेवी प्यूपिल
प्यूपिल्स की असली शक्ति दिखाते हुए एक ही वार में मुरोंग शुआंग को हरा देती है। मुरोंग शुआंग हार स्वीकार कर लेती है और मानती है कि एंशिएंट हेवी प्यूपिल्स सचमुच प्राचीन काल की सबसे भयानक शक्ति है। पूरे अरीना में फिर से वॉन्फा सेक्ट की चर्चा शुरू हो जाती है। अब निंग टियान का अगला मुकाबला शेन चांगचिंग से होता है। मुकाबला शुरू होने से पहले शेन चांगचिंग सबको चौंका देता है। वो अपनी असली कल्टीवेशन छिपाए हुए था और अब सीधे सेंट रियल्म में प्रवेश कर चुका था। पूरा स्टेडियम दंग रह जाता है। सभी को लगता है कि इस बार निंग टियान जरूर हार जाएगा, क्योंकि सेंट रियल्म और सेंट एंट्री रियल्म के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन निंग टियान बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, सेंट रियल्म कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। शेन चांगचिंग अपनी सेंट पावर का पूरा उपयोग करता है, लेकिन निंग टियान हर हमला आसानी से रोक देता है। अंत में वो सुप्रीम बोन की शक्ति और अपनी डोमिनेटर फिस्ट को एक साथ इस्तेमाल करता है। एक ही भयानक प्रहार और शेन चांगचिंग सीधे अरीना में गिर जाता है। सेंट रियल्म का जीनियस निंग टियान के सामने भी टिक नहीं पाता। पूरा अरीना सन्न रह जाता है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सेंट रियल्म का प्रतिभाशाली जीनियस भी इतनी आसानी से हार जाएगा। इस तरह वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल लगातार एक के बाद एक असंभव जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट के सबसे बड़े दावेदार बन जाते हैं। अब पूरे सेंट्रल रीजन को समझ आ चुका था कि वॉन्फा सेक्ट का असली आतंक अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैनल को जितना प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस चैनल पर फिलहाल मुझे वीडियो अपलोड करने में समस्या आ रही है। इसलिए हो सकता है कि मैं कुछ समय तक इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड न कर पाऊं। अगर आप ऐसी ही शानदार मैनहुआ, डोंगहुआ और नॉवल एक्सप्लेन्ड वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मेरी दूसरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और एक जरूरी बात, सीजन 4 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही सीजन 4 आएगा, मैं उस पर पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाकर सबसे पहले अपलोड करूंगा। तब तक आपको मेरी नई चैनल पर इसी से भी ज्यादा मजेदार और दमदार नई सीरीज देखने को मिलेगी। और अगर इस चैनल की समस्या ठीक हो गई तो मैं यहीं पर भी फिर से नियमित वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आखिर में, अगर आप मुझसे इस कहानी से भी बेहतर कोई नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में न्यू स्टोरी जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अगली कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।